चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साउंड। आदित्य, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता था? व्हाट कॉजेस साउंड, व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड? वाइब्रेशंस, है ना? तो वाइब्रेशंस, पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता था? ठीक है। अब यही साउंड जो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, वो कितने प्रकार के वाइब्रेशंस हैं हमें ये पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। पहला लिखिए इसमें नेचुरल वाइब्रेशंस। सही है, नेचुरल वाइब्रेशंस। नेचुरल वाइब्रेशंस क्या है? देखिए, जब बॉडी पे कोई बाहरी फोर्स ना लग रहा हो, बात समझिएगा, जब बॉडी पे कोई बाहरी फोर्स ना लग रहा हो और वो बॉडी के पार्टिकल्स जो है, सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, वो अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या कर रहे हैं? नेचुरली मूव कर रहे हैं, है ना? तो उस तरीके के वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? नेचुरल वाइब्रेशन। देखो, द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज पीरियोडिक? फिक्स टाइम इंटरवल। पीरियोडिक का मतलब होता है फिक्स टाइम इंटरवल। जैसे पेंडुलम है, तो एक पेंडुलम को अगर आपने अब ये पेंडुलम लगातार अगर ऐसे ही मूव करता रहे, ऐसे ही टू एंड फ्रो मोशन करे, इधर देख लीजिए, पता नहीं क्या लिखना है, हमने कुछ लिखवाया ही नहीं है। ये पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन से हो रहा है। ठीक है, या फिर सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में चक्कर, ऑलमोस्ट फिक्स टाइम इंटरवल में चक्कर लगाता है। मून अर्थ के चारों ओर ऐसे ही करते करते पीरियोडिक मोशन से होता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी, द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी in the absence of any external force on it, in the absence of any external force on it, ठीक है, are called natural vibrations। अच्छा, नेचुरल वाइब्रेशंस को फ्री वाइब्रेशंस भी कहेंगे, चाहे नेचुरल वाइब्रेशंस कहिए चाहे फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भैया हमने यही चीज है, मान लीजिए हमने इस पेंडुलम को जो है बस यहाँ पे क्लैंप कर दिया, लटका दिया, और हल्का, मतलब एक स्टार्टिंग फोर्स तो ऑब्वियस सी बात है देना ही पड़ेगा, अब छोड़ दिया, और ये लगातार अगर ऐसे ऐसे मूव करता रहे, तो ये कौन से वाइब्रेशंस होंगे? और नेचुरल तब होंगे, इधर देखिएगा, नेचुरल तब होंगे जब बॉडी का एम्पलीट्यूड चेंज ना हो, उतना ही एम्पलीट्यूड रहे। तो अगर एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तभी नेचुरल वाइब्रेशंस कहलाएंगे वो। ठीक है, देखो, the time period of these vibrations, the time period of these vibrations depend upon the time period of these vibrations depends upon shape and size of body, shape and size of body। समझ गए? शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अब देखो, नेचुरल वाइब्रेशंस का जो टाइम पीरियड होगा वो नेचुरल टाइम होगा, और नेचुरल टाइम पीरियड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। वो बात समझ में आ गई? ये दोनों एक दूसरे के
रेसिप्रोकल। फिर से कोई समस्या? लिखो सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, एक एक करके हैं। पहला एग्जांपल लिखिए, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये देखो बेटा, एक सिंपल पेंडुलम को वाइज इधर देखो, आगे क्यों नहीं आगे बैठो, पीछे बैठो, मानोगे नहीं। एक सिंपल पेंडुलम के बॉब को अपनी मीन पोजीशन से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये वाइब्रेशंस करने लग जाएगा, ठीक है। अगर इन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ जाता है, फिर यहीं आता है, फिर यहीं जाता है, फिर यहीं जाता है, फिर तो इस तरह की वाइब्रेशंस को क्या कहा जाएगा? नेचुरल वाइब्रेशंस कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसके सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की दूरी को कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, सही। तो पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सही है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा? इसी का रेसिप्रोकल, इसी को पलट तो 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब ये जो पेंडुलम के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इफेक्टिव लेंथ। मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। टाइम पीरियड में उल्टा हो जाएगा ये चीज। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इफेक्टिव लेंथ के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और टाइम पीरियड इसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ आ गई? लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा। आगे आओ बस, समझो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ सवाल क्या बनता है, हाउ कैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी इंक्रीज्ड? कैसे सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं? दो तरीके बताइए, बाय इंक्रीजिंग द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और बाय डिक्रीजिंग द इफेक्टिव। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज करोगे आप लोग? वो आपके बस में नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक फैक्टर तो है, ये लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, ये हटा दें, सवाल समझ के क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो वाइब्रेशंस हैं, अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब आसपास कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है इनको रोकने की, कोई मीडियम है ही नहीं समझ पाए? मीडियम नहीं है, तभी इन सब चीजों की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा एग्जांपल लिखो, स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। दूसरा एग्जांपल है स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, खींचो, दोनों ही केसेस में वाइब्रेट करना शुरू करेगी, होता है ना। ये स्प्रिंग लिया, खींचा, छोड़ने पे क्या करेगी? टुई टुई टुई। दबाया, छोड़ा तो भी क्या करेगी? सेम चीज, टुई टुई टुई। दोनों ही केसेस में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस के लिए फॉर्मूला दिया जाएगा, देख लो ना बेटा, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, सही है। ये स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वो था पेंडुलम के लिए 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ये इसके लिए हो गया। अब यहाँ पे के क्या है? के है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। मतलब ये स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है। ये वैसे तो टेक्निकली फोर्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन ये स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एक मोटी स्प्रिंग
और एक पतली स्प्रिंग, दोनों का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग होगा। इसको खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इसको खींचने के लिए तो क्योंकि मानस भैया इसको खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा लगाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए, दैट इज के। नहीं समझ पाए? इसको खींचने के लिए फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। इसको खींचने के लिए फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? तो इसकी फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब के ज्यादा है, इसकी फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब के क्या है? तो के पर डिपेंड किया पहले तो ये, और m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। m क्या है? मास पर यूनिट। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाई जाए। के बढ़ा दो, मास पर यूनिट लेंथ घटा दो। Frequency can be increased by increasing K and frequency can be increased by decreasing M. M घटाओ F बढ़ जाएगा। लिखो। ये इसको आप लोग मास ऑफ द लोड ही कहो, उसमें मास ऑफ लोड जो उस पर सस्पेंड किया जाएगा। फिर लिखो अगला, पेंडुलम पढ़ लिया, स्प्रिंग पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ लिया। इसके बाद लिखिए आप लोग स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Strings in musical instruments like sitar, guitar, violin. देखो जैसे फ्रीक्वेंसी, किसी गिटार की स्ट्रिंग को अगर आप लोग प्रेस करोगे, उसको प्लग करोगे तो वाइब्रेट करना शुरू करेगी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12 अंडर रूट टी टेंशन अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। एल क्या है? लेंथ। टी आपने कितना तनाव दिया मतलब कितना फोर्स लगाया मतलब कितना टेंशन। आर मतलब उसका रेडियस ऑफ, और डी मतलब उसकी डेंसिटी। सही। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, टेंशन ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेडियस कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, डेंसिटी कम तो फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गई क्या कहना चाह रहे हैं? तो दो फैक्टर लिखने, तो आपको केवल दो फैक्टर्स अगर समझो मान लो लिखने हो, याद सारे रहने चाहिए आप लोग को। टेंशन इज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। टेंशन बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उल्टा कर सकते हो। या फिर लेंथ घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसी तरह रेडियस, इसी तरीके से डेंसिटी। आ गया समझ में? अच्छा ये चीज जो है एम आर स्क्वायर डी, पाई आर स्क्वायर डी, ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? मान लीजिए आप एरिया, डी क्या है? डेंसिटी है ना। तो टेक्निकली ये एरिया इनटू डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ। टेक्निकली सोचिए आप, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को मास लिखा, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू, तो पाई आर स्क्वायर इनटू डी क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो अगर आपसे बोले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार, वायलिन, तो वो मास पर यूनिट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला ऐसे भी होगा 1/2L अंडर रूट टी बाई पाई आर स्क्वायर डी को हमने छोटा m लिख दिया, यही छोटा m ही बताएगा मास पर यूनिट लेंथ। नहीं सुन रहे मेरी बात? वेयर m इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टेक्निकली ये तीन फैक्टर्स हो गए अपने पास और मोस्टली यही काम आएंगे।
रेडियस और डेंसिटी को एक में लाके मास पर यूनिट लेंथ से आपको पढ़ाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया, देख लो एक क्वेश्चन। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स बी इंक्रीज्ड? हाउ कैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स बी इंक्रीज्ड? वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो तो 2 फैक्टर लिख देना। तो 2 फैक्टर्स में नंबर के हिसाब से लिखना, 2 नंबर का है 2 फैक्टर लिख देना, 1 नंबर का है फिर भी 2 फैक्टर लिख देना, समझे? 2 ही लिखना। कैसे? बाय डिक्रीजिंग लेंथ, बाय इंक्रीजिंग टेंशन, बाय डिक्रीजिंग मास पर यूनिट लेंथ। हमने तो आपको 3 बता दिए, आप अपने हिसाब से लिखिए। अगला लिखो ऑर्गन पाइप। चौथा एग्जांपल लिखिए ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप जानते हो? माउथ ऑर्गन, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या होता है? अरे एक तरीके से बांसुरी, एक ऑर्गन पाइप, ठीक है। देखो ऑर्गन पाइप 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ओपन ऑर्गन पाइप, जो दोनों तरफ से खुला होता है, इधर से भी इधर से भी, सही है। एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो एक तरफ से खुला होता है एक तरफ से बंद होता है। दोनों ही ऑर्गन पाइप्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, सही है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये है लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन इट, ठीक है। जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट मोड्स होती हैं वो 1:2:3 के रेशियो में होती है, फ्रीक्वेंसी रेशियो। अब ये क्लास 11th में डिटेल्ड टॉपिक है, अभी फिलहाल के लिए उतना नहीं है। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी रेशियोज होती हैं वो 1:3:5 के रेशियो में होती है। मतलब ये जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है ये किसी भी ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब बेस फ्रीक्वेंसी। फिर जब फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में बढ़ती है तो 1:3 के रेशियो में बढ़ती है, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी इसके डबल, ये इसके ट्रिपल। लेकिन यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इससे कितनी है? इसके 3 गुना, इससे कितनी है? इससे 5 गुना। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी क्लोज में और धीमे धीमे बढ़ेगी ओपन ऑर्गन में। आ गया? अब इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्लास 11th में, बहुत डिटेल में वो चीज, फिलहाल इतना लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब इसी में देखो, आपको बताएं, ये डाले ऑर्गन पाइप बजाए हो कभी? बांसुरी बजाए हो? अलग अलग वो जो उसमें छेद होते हैं, इसको दबाओ तो अलग अलग आवाजें आती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है। पतली फ्रीक्वेंसी, मोटी फ्रीक्वेंसी, मतलब पतली आवाज, मोटी आवाज। सॉरी, जैसे आप लोग ने गिटार में देखा होगा, ऊपर वाली स्ट्रिंग मोटी होती है, फिर नीचे आते आते स्ट्रिंग क्या होती चली जाती है? पतली होती चली जाती है ना। और सबसे वाली नीचे वाली स्ट्रिंग सबसे पतली होती है। तो
सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग जो है, जो सबसे पतली स्ट्रिंग होती है, जिसका रेडियस क्या होता है, सबसे कम। सुन रहे हो मेरी बात कि बस ऐसे ही? जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग होती है गिटार में, जो सबसे पतली स्ट्रिंग होती है, तो सबसे छोटा रेडियस उसी का है, और रेडियस कम मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। देखो रेडियस फॉर्मूला लिखा है ना उसमें, रेडियस कम तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, गिटार के सबसे निचले वाली स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, बहुत पतली आवाज आती है, और ऊपर वाले में आवाज बहुत ग्रेव आती है, नीचे वाले टिंग, सुने हो? हाँ, सुने ही होंगे। हाँ, समझ गए मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं? तो बेटा अलग अलग रेडियस पे फ्रीक्वेंसी अलग है। वैसे ही अगर आप लोगों ने एक स्ट्रिंग, एक गिवन लेंथ की स्ट्रिंग ली, एल लेंथ की स्ट्रिंग ली, एल लेंथ की स्ट्रिंग ली, एल लेंथ की स्ट्रिंग ली, ये अलग अलग लेंथ की, सेम लेंथ की अलग अलग स्ट्रिंग्स ले ली, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है, सेम स्ट्रिंग। अब इस वाली स्ट्रिंग को सुनना बेटा, इस वाली स्ट्रिंग को इधर से हम लोगों ने टाइट करके बीच से पुल किया। वो खेले हो क्या, रस्सी ऐसे उसमें बीच में सीटी लगी हो तो आवाज भी आती थी नहीं? अरे यार एक रस्सी लो, उस रस्सी को जो है ऐसे ऐसे घुमाओ, पहले उसमें मोमेंटम क्रिएट, फिर खींचो, आवाज आती है, होता है रबर बैंड से भी होता है। तो आप वैसा ही समझिए कि अगर आपने एक स्ट्रिंग को, अगर आपने स्ट्रिंग को ऐसे बीच से प्लग किया, ऐसे प्लग करके छोड़ दिया, तो ऐसे कैसे आएगी, तो फ्रीक्वेंसीज कैसे क्रिएट होंगी, ऐसे ये फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगी इसमें। ये समझ आया? ये है प्रिंसिपल नोट, प्रिंसिपल नोट, कोई दिक्कत? फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल, अगर इसको मिड पॉइंट से प्रेस किया, सही, अगर आपने इसको स्ट्रिंग को 1/4 से प्रेस किया, देखो ये बीच में हो गया तो ये 1/4 में हो गया, तो 1/4 हिस्से को आप लोग यहां पे ऐसे समझो, यहां प्रेस करने से यहां एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी और यही फ्रीक्वेंसी यहां ट्रांसफर होगी, यहां फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगी। नहीं समझ पाए? तो ये हो गया आपका फर्स्ट सब्सिडियरी, फर्स्ट सब्सिडियरी, सही है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2f है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2। जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा उसका उल्टा वेवलेंथ रेशियो होगा। इसकी वेवलेंथ डबल है एज कंपेयर टू इसकी वेवलेंथ आधी है, भाई ये वेवलेंथ डबल दिख रही है ना। अगर हम लोगों ने इसको, ये तो 1/4 प्रेस किया, 1/4 पे प्रेस किया, अगर हम लोग इसको 1/6 पे प्रेस कर लें, अगर 1/6 पे प्रेस करोगे, आप लोग समझिए, ये बीच में प्रेस किया तो यहां क्रिएट हुआ, यहां प्रेस किया तो यहां क्रिएट हुआ, फिर यहां क्रिएट हुआ। 1/6 पे प्रेस करोगे तो पहले यहां क्रिएट होगा, फिर वो यहां जाएगा और फिर वो कहां जाएगा, तो कितनी फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगी, ये 1/6 के लिए हो गया, यहां प्रेस किया गया होगा। ये हो गया सेकंड सब्सिडियरी, सेकंड सब्सिडियरी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3f। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी है, सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, वेवलेंथ तो इतनी सी है, इधर नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, तो भैया इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो है 1:3, सुनो ना गाइस, इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना है, तो वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, इसकी 3:1, जो भी फ्रीक्वेंसी रेशियो उसका रेसिप्रोकल वेवलेंथ रेशियो होगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए आप लोग, ये सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। अब लिखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेचुरल वाइब्रेशंस। देखो नेचुरल वाइब्रेशंस केवल कहाँ हो सकते हैं? वैक्यूम में। और वैक्यूम में भी कहाँ, वैक्यूम कैसे क्रिएट करोगे? पहली बात तो ये है ना। तो ऐसे वाइब्रेशंस, नेचुरल वाइब्रेशंस नेचुरली पाए नहीं जाते। समझे मेरी बात? क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ चलो, हाँ क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत आसान है बेटा। ये देखो, इधर y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रख दो, x एक्सिस पे टाइम रख दो, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम। बस एम्पलीट्यूड को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड हो गया, ये दो टाइम पीरियड हो गया, बस यही बनाना है आपको, बना दीजिएगा। पढ़े? नहीं, अरे देखो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा, ऑर्गन पाइप के लिए मैंने कहा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सही है? तो इससे एक चीज दिमाग में चल सकती है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, मतलब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा की। क्या है समझ में? यानी कि F into L क्या हो गया? कांस्टेंट। और F into L कांस्टेंट है, इसका मतलब F1 L1 is equal to F2 L2। इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल बन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये डायरेक्ट समझ लो। अरे छोड़ो, इतना नाटक समझने से अच्छा है आपको पता है डायरेक्ट बात। अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसका मतलब F1 अपॉन F2 is equal to L2 अपॉन, ये तो डायरेक्ट हो गया। समझ गए? F1 L1 है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फिजिक्स है ना, कोई भरोसा नहीं है कहां से क्या कंसेप्ट लगा दें। तो ये हो गए अपने पास कौन से वाइब्रेशंस? नेचुरल। अब दूसरे टाइप के लिखो बेटा, डैम्प्ड वाइब्रेशंस। DAMPED, डैम्प्ड वाइब्रेशंस। अब भैया देखो हुआ क्या कि ये स्केल है, मान लीजिए, सुनिएगा, इस स्केल को, क्या लिखते रहते हैं बच्चे, इस स्केल को हमने ऐसे प्रेस करके छोड़ दिया, ये रुक गई। पहले क्या की? वाइब्रेट की, फिर रुक गई। मतलब ये ऐसे 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 करेगी, फिर धीमे 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 क्या करेगी? तो ऐसे वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं? मतलब अब ये वाइब्रेशन, अरे जितने भी नेचुरल वाइब्रेशंस थे वो सारे के सारे डैम्प्ड ही होते हैं एयर की प्रेजेंस में, मतलब मीडियम में किसी। नहीं समझे मेरी बात? एक पेड़ की टहनी को आप लोग अगर पेड़ की टहनी पर लटक जाओ और छोड़ दो, तो टहनी ऐसे 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 करने के बाद क्या कर जाएगी? मतलब धीमे धीमे उस टहनी का एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। समझ गए ना? तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये कौन से वाइब्रेशंस हैं? अब जैसे नेचुरल वाइब्रेशंस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, मैं लिखने लगे, हमने कुछ लिखवाया नहीं है। नेचुरल वाइब्रेशंस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। डैम्प्ड वाइब्रेशंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, रिस्टोरिंग फोर्स,
स्टोरिंग फोर्स। अरे रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब जैसे स्प्रिंग नहीं है, पेंडुलम ही समझ लो कि अगर ये पेंडुलम है तो हम इस पेंडुलम को इधर लाएंगे तो ये भाई साहब इधर जाना चाहेगा, उधर जाएगा तो इधर आना चाहेगा। नहीं समझे मेरी बात? ये पेंडुलम जो है अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे आने की कोशिश करता है। स्प्रिंग में भी ऐसा ही होगा। स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे, बाण बाण ऐसे खींचोगे, छोड़ते ही जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और धड़ाक से जो है जाके चीर देगा, है कि नहीं है? तो होगा क्या कि वो बाण की प्रॉपर्टी कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आने की कोशिश करेगा, दैट इज इलास्टिसिटी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, और दूसरा फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। एक तो रिस्टोरिंग हो गया, एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? अगर मान लीजिए इस बोर्ड पे फ्रिक्शन ना हो तो हम लिखने चले नहीं लिख पाएंगे, बिखर जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ब्लबर करने लग जाएंगे। जैसे खूब सारे रसगुल्ले की चाशनी मुंह में डाल दो, फिर बोलो, चाशनी भी गिरेगी है और आप बोल भी नहीं पाओगे। इमेजिन करिए बस। तो फ्रिक्शन जरूरी भी है। लिखो डेफिनेशन पहले। The periodic vibrations of a body, the periodic vibrations of a body of decreasing amplitude, the periodic vibrations of body of decreasing amplitude in presence of a resistive force, in presence of a resistive force are called damped vibrations. In presence of a resistive force are called damped vibrations. कौन कौन से दो फोर्सेस हैं? लिख लो, रिस्टोरिंग, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टिव फोर्स ही है। वो वाला ग्राफ भी बना लेना। इधर देखो बेटा, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन समझ में आ गए। एग्जांपल्स क्या लिखोगे? जितने भी नेचुरल वाइब्रेशंस थे वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर या किसी मीडियम में, ठीक है? एग्जांपल में यही लिख देना, है ना, कि एयर की प्रेजेंस में वही सारे वाइब्रेशंस डैम्प। अब ये अपना इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो लिख लोगे? दोनों की डेफिनेशन, दोनों का एम्पलीट्यूड, उसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, इसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती है। नेचुरल वाइब्रेशन जब होते हैं तो एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, इसलिए एम्पलीट्यूड वही रहता है। डैम्प्ड वाइब्रेशंस में एनर्जी लॉस होता है, तभी एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाता है। उसमें कोई फोर्स नहीं था, इसमें फोर्स होते हैं। जो भी आगे समझ में बढ़िया। आगे अगला टाइप ऑफ वाइब्रेशन के डिफरेंसेस घर पे आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लिखो तीसरा, फोर्स्ड वाइब्रेशंस। फोर्स्ड वाइब्रेशंस अब भैया नाम से ही समझ में आ रहा है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो वो वाइब्रेशंस किसी बॉडी में जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो, मतलब ये पेंडुलम, ये पेंडुलम को इधर मारा, ये कौन से वाइब्रेशंस हैं? ये कौन से वाइब्रेशंस? समझ गए होंगे? तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस होंगे वो एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में। लिखो, द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी, the vibrations of a body which take place under the influence of
the vibrations of body which takes place under the influence of an external periodic force, under the influence of an external periodic force acting on it, under the influence of an external periodic force acting on it. ठीक है, अब देखो जब सब लोग जैसे फोर्स्ड वाइब्रेशन भी एक मीडियम में ही होंगे, तो इन वाइब्रेशंस में भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ही लगेगा। रेजिस्टिव फोर्स मतलब कौन सा रिक्वायर्ड था? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा। इन एडिशन टू दीज टू एक हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं एक्सटर्नल, तो 3 फोर्सेस लगेंगे। जैसे उसमें डैम्प वाले में केवल 2 लग रहे थे, इसमें कितने लग जाएंगे? 3। यहाँ लिखो 3 तरह के फोर्स। अधिक समझ आ रहा है? अब इसमें एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा। ज्यादा ताकत लगा दोगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, कम ताकत लगाओगे एम्पलीट्यूड कम। गिटार बजा रहे हो तो धीमे धीमे बजा रहे हो, अब तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है वो तेज हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल सोर्स। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? वही सारे एग्जाम्पल, फोर्स लगा दो और क्या, है ना? क्यों मानस? जैसे आप लोग वो करते होगे क्लास में बैठ के, कभी आप लोगों ने किया है? 2 लोग 3 लोग बेंच में ऐसे बैठ गए, कान लगा दिए बेंच में, उसमें टिटिक 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 करने लग गए। ये सारे कौन से वाइब्रेशंस हैं? फोर्स वाइब्रेशन। तो जब तक टुडुक टुडुक करोगे तब तक आवाजें आएंगी, है ना? गिटार सितार कोई भी चीज आप लोग जो है टुडुक टुडुक करो, बजाओ, तो फोर्स वाइब्रेशन हो गया। तो लिखने की जरूरत है एग्जाम्पल? नहीं। तो देखो एग्जाम्पल सेम, बस फोर्स लगा दो। कोई समस्या किसी को? 3 तरीके के वाइब्रेशन पढ़ लिए हम लोगों ने, नेचुरल, डैम्प्ड और फोर्स्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो वो कराने से पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। वैसे भी वो टॉपिक पूरा तो हो नहीं पाएगा। आप लोग सब लोग अपनी अपनी किताब खोलो, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हो? एग्जाम्पल 7.11 वाला देखिए सब लोग। देखो 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दिख रहे होंगे। पहले की फ्रीक्वेंसी 3F दिख रही है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 2F और तीसरे की फ्रीक्वेंसी F। अब सवाल क्या पूछेगा? विच वाइब्रेशन इज ऑफ लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड? किसका सबसे ज्यादा है? बीच वाले का। जो बीच वाला है उसमें एम्पलीट्यूड, चौड़ाई सबसे ज्यादा है। इस वाले का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। वो देख के आपको फील करना पड़ेगा, वो मतलब ऐसे दिया नहीं, वो देखना पड़ेगा। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? सी। किसकी सबसे रेशियो क्या है ए और सी का? 3:1। समझ गए ना? वेवलेंथ समझ आ रहा है? वेवलेंथ रेशियो क्या होगा बी और ए का? बी ये है, ए ये है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है? बी और ए का जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो 2:3 है। तो वेवलेंथ रेशियो क्या होगा? 3:3। सबको आ गया होगा समझ में? अब देखो उसी का एग्जांपल नंबर 2 देखो बेटा। एग्जांपल 2 में अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, F1L1 = F2L2। लगा दोगे तो उस पे हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये आगे के जो 3 सवाल हैं, आगे के जो सवाल हैं ये अगले टॉपिक पे, ठीक है? वो नया टॉपिक है पूरा का पूरा। एक काम को, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 या 7 देखो। स्टेट 2 ways ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बोला है बेटा, अलग अलग बातें बोल सकता है।
पेंडुलम बोल सकता है, स्प्रिंग बोल सकता है, स्ट्रिंग बोल सकता है। यहाँ क्या बोला है? स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी को लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ घटाओ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी, वो जो फॉर्मूले लिखो है। मतलब कहने का ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। अब एक ये जो अगला टॉपिक है रेजोनेंस, ये आज हो नहीं पाएगा, शुरू तो हम कर देंगे, कंप्लीट नहीं करा पाएंगे हम। बता दें क्या? कल ही बताएं। ये पूरा एक ही बारी में टॉपिक समझेगा ना इसीलिए। अच्छा, ये अगला वाला सी वाला पार्ट सिलेबस में है आप लोग के? पूरा है।